हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी पार्ट 2 वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने समझा था रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो खुद रिप्रोडक्शन है। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे डेफिनेशन में था। सबसे पहले हमने समझा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें फिजन है। फिजन में दो आते हैं, एक आपका आता है बाइनरी फिजन, and second one is your multiple fission. ये हमने समझ लिया था। बाइनरी फिशन में हमने 4 टाइप के बाइनरी फिशन देखे थे: सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड ओब्लीक बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में भी हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे: बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये चारों चीजें हमने देख चुकी थी। लास्ट जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बचा है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, एंड देन हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो भी चीज जैसे नॉर्मली रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि जर्म सेल में जो चीज ट्रांसफर होती है वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे हमारे प्लांट्स में है, लीव्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड, लीव्स में कुछ ऐसे रूट्स आ जाते हैं और उसके थ्रू एक नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि आप ब्रायोफिलम लीफ में ही जानते हैं। स्टेम्स में भी ऐसे बहुत सारे हैं, ट्यूबर्स हैं, कॉम है, बल्ब है, राइजोम है। तो ये जो एक सोमेटोजेनिक टाइप का रिप्रोडक्शन है जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ते हैं, ये इसको हम लोग प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज हमारा एक नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, नेक्स्ट मोड ऑफ जनरेशन में जा रहा है, जैसे रूट के थ्रू जा रहा है, लीव्स के थ्रू जा रहा है या स्टेम्स के थ्रू जा रहा है, उनको हम प्रोपेग्यूल्स नाम देते हैं। प्रोपेगेशन से ही ये टर्म आया है, प्रोपेग्यूल्स। नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यानी कि नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहला है रूट। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि रूट जो है वो खुद, उसमें कुछ ऐसे बर्ड्स बन जाते हैं, रूट से ही अराइज होके आपके नए प्लांट जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डहलिया, स्वीट पोटैटो जिसको हम आइपोमिया बेटाटस भी कहते हैं, स्वीट पोटैटो, या फिर यम, टीनोस्पोरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रूट के। फिर लीव्स में, जहां पे लीव्स की वजह से एक नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम लीफ या फिर कैलेंचो। फिर स्टेम्स में ऐसे हैं जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स में आप ट्यूबर के बारे में आप जानते हो। ट्यूबर्स में यानी कि आईज जो है, उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है, जैसे कि आपका बहुत फेमस एग्जांपल है पोटैटो। इस तरीके से कॉर्न होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है, उससे भी हमारा नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है, जैसे कि कोलोकेसिया या फिर क्रोकस। बल्ब का फेमस एग्जांपल अनियन, गार्लिक, लिली, इसमें बल्ब बनते हैं। राइजोम में आप इसको GLBT के नाम से याद रख सकते हैं। GLBT, जिंजर, लोटस, बनाना या टर्मरिक या टाइफा। एक और नाम है GLTBS, याद रख लीजिए, सेकेरम, ठीक है। तो इसमें राइजोम का फॉर्मेशन होता है जिससे एक नया प्लांट जनरेट करता है। फिर उसके बाद आता है आपका सब एरियल। कुछ एरियल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ओप्यून्शिया है। इसी में अगर मैं एक और नाम दूं, एरियल, यहाँ पे जो स्टेम होता है, एरियल जो स्टेम होता है वो ही नीचे गिर जाता है जमीन पे, और उससे जो है उसमें रूट बन जाते हैं और वो नया प्लांट जनरेट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओप्यून्शिया। सब एरियल में आपका आता है रनर, जैसे कि आपने दूब ग्रास देखा होगा जिसको हम लोग साइनोडॉन कहते हैं, या फिर आपका ऑक्सैलिस।
ऑफसेट में जैसे कि आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। आइकॉर्निया के बारे में एक फेमस चीज है कि आइकॉर्निया को पहली बात तो हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, पॉन्टेडेरियसी फैमिली का है, इसको पॉन्टेडेरिया भी कहते हैं। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है, लेकिन इसको इंडिया में लाया गया है ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो उस टाइम पे क्या था कि जो आइकॉर्निया था उसको लाया क्यों गया था, क्योंकि उसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं और वो पानी में जिस तरीके से वो फैलता है और जैसे फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तरीके का आइकॉर्निया इतनी तेजी से फैलता है कि अगर उसको आप 8 महीने दीजिए तो वो 65,000 प्लांट्स प्रोड्यूस कर देता है। बहुत ही हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसका, और इसके वजह से क्या होता है, ये जिस वाटर बॉडी में ये ग्रो करता है वो पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का ड्रेन ऑफ हो जाता है वाटर से। स्टैंडिंग वाटर में ऑक्सीजन का ड्रेन ऑफ होगा तो नीचे जितने भी फिशेज हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले बंगाल में लाया गया, इसीलिए आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कई आइकॉर्निया के होने से आइकॉर्निया इतनी तेजी से ग्रो किया कि उस स्टैंडिंग वाटर में जितने भी नेटिव स्पीशीज थे उनका जो है एलिमिनेशन हो गया इसके वजह से, आइकॉर्निया की वजह से। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइकॉर्निया को आप नाम दे सकते हो टेरर ऑफ बंगाल। फिर स्टॉलन की बात करें तो स्टॉलन में आपके आ जाते हैं मिंट, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, वेलिसनेरिया, इस तरीके से सकर्स में अगर हम बात करें तो सकर्स में भी एग्जाम्पल है आपके पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, पीसीएमबी याद कर लीजिए, मिंट एंड बनाना। पीसीएमबी, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, मिंट एंड बनाना। स्टॉलन और सकर में एक अंतर है। अगर आप स्टॉलन को देखिए तो मान लीजिए ये आपका प्लांट है और ये इसके रूट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरियल, इस तरीके से इसका एक दूसरा एरियल जो प्लांट है वो हवा में, यानी कि आपको वो दिखेगा और इस तरीके से वो दूसरा प्लांट जो है यहाँ पे दब जाएगा और फिर वो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। सकर में क्या होता है, वो अंदर ही अंदर अपना काम करता है। मान लीजिए ये प्लांट है, वो अंदर अंडरग्राउंड स्टेम से वो एक नया प्लांट जो है जनरेट कर जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा दोनों ही केस में होता है। मिंट में यहाँ पे देखिए, मिंट भी एग्जाम्पल यहाँ भी है और मिंट एग्जाम्पल यहाँ भी है। तो मिंट में स्टॉलन भी होता है और मिंट सकर के तरीके से भी काम करता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी स्टॉलन की ही होती है। बल्बिल्स में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अगेव, और याद करना है तो लिली एंड पाइनएप्पल भी आते हैं। ठीक है, ये आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जिसमें आपके रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स के बारे में हमने अभी तक समझा। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला है कटिंग में आपने देखा कि आप कई बार ऐसा करते हैं कि रोज को हम कट करके एक नए जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, उसका सिर्फ टहनी, उसकी जो स्टेम है उसको हम लोग कट करके कहीं और लगा देते हैं और रोज फिर से ग्रो कर जाता है। तो ऐसा आपका एग्जाम्पल है रोज। इसमें आपके और भी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, जिसमें आपका आता है बुगेनविलिया। उसके बाद लेयरिंग में आपके एग्जाम्पल्स हैं जैस्मिन,
लेयरिंग में आपके एग्जाम्पल हैं जैस्मिन, ग्रेप वाइन एंड स्ट्रॉबेरी। उसके बाद ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा, नॉर्मली लेयरिंग देखिए किस तरीके से होता है। ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, इसी का एक ऊपर का जो एक स्टेम है उसको दबा दिया जाता है जमीन में नीचे की तरफ, और दोबारा से इसमें रूट ग्रो कर जाता है और लीव्स ग्रो कर जाती हैं। फिर से यहाँ पे जो है इसका दबा दिया जाता है, ये आर्टिफिशियल मेथड है, फिर वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। इस तरीके से इसको लेयरिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में ये ऊपर अलग किसी और का हिस्सा और नीचे किसी और का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट क्या है, कैम्बियम, ठीक है। यहाँ पे कैम्बियम होना चाहिए दोनों में, चाहे वो आपका साइन, इसको आप साइन कहते हो और इसको आप स्टॉक कहते हो, चाहे आपका साइन है चाहे आपका स्टॉक है, वो दोनों में ही कैम्बियम होना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट जो है वो इसमें कैम्बियम है, ठीक है। और कैम्बियम आपका किस में होता है, आपका कैम्बियम होता है डाइकॉट्स में। ओके, तो यहाँ पे आपके जो ग्राफ्टिंग है वो ग्राफ्टिंग आप बहुत सारे प्लांट्स में देखते हो। फिर है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है, माइक्रो प्रोपेगेशन आप ये टिश्यू कल्चर में देखते हो, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स का प्रोपेगेशन करते हैं सेल्स या फिर टिश्यूज या ऑर्गन्स की कल्चरिंग करके। ओके, यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या है, एक सेकेंड, हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से हम स्लैंटिंग होती है, तो यहाँ पे हमारा एक प्लांट है, कोई भी एक्स प्लांट है, ये लैब रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो हमारा ये जो पार्ट है इसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। ओके, तो एक्स प्लांट जो है वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी, लेकिन वो लिविंग होना चाहिए और वो डिजीज फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए और वो डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक है, लिविंग एंड डिजीज फ्री होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके अंदर मीडियम है, ये जो मीडियम है इसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि आप जो भी प्लांट को ग्रो करवा रहे हो उसको कुछ न्यूट्रिशन तो दोगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आप उसको क्या देते हो, आप उसको शुगर दे सकते हो, आप उसको दे सकते हो, नहीं देते हैं, शुगर देते हैं, उसमें हम लोग विटामिन देते हैं, उसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स देते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट्स भी दी जाती है, और उसके साथ साथ अगर आप उसको जेल फॉर्म में करना चाहते हो तो आप उसको अगर देते हो। अगर आपको रेड एल्गा से मिलता है, ग्रेसिलेरिया हो गया, इन सब से रेड एल्गा से मिलता है अगर जेल का फॉर्मेशन करने के लिए। पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 5.6, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन में एक चीज और है कि यहाँ पे हम लोग जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन एकदम अगर सेम हुआ, ठीक है, यानी कि हमने जितना ऑक्सिन डाला और उतना ही साइटोकाइनिन डाला, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैलस बनाएगा। क्या बनाएगा, कैलस। कैलस क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। अगर हमने ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम रखा है साइटोकाइनिन से, तो यहाँ पे शूट डेवलप होगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, शूट डेवलप होगा। और अगर हमने ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा रखा है साइटोकाइनिन से, तो यहाँ पे रूट डेवलप होगा। ऑक्सिन पाया तो जाता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एकदम एरियल पार्ट है, वहां पे ऑक्सिन पाया जाता है, लेकिन ये रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से साइटोकाइनिन जो है वो आपके शूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो वो शूट बनाएगा, लेकिन अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो रूट बनाता है, ठीक है। तो यहां तक था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने समझा था कि लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन हमने समझा था कि जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है, जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है और फिर बर्थ से लेके जो हमारा नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड है, जो हमारा नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड है, इस
टाइम पीरियड, यहाँ से लेके इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि हमारा ये लाइफ स्पैन है। बेसिकली यहाँ बर्थ से लेके आपका डेथ, ये पूरा जो है आपका ये लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है, तो जो लाइफ स्पैन है यानी कि इसके बीच में बर्थ होने पे और उसके बाद यहाँ पे बीच में एक स्टेज आता है और उसके बाद डेथ होती है। ठीक है, तो एक तो होता है प्री रिप्रोडक्टिव, जब आप रिप्रोडक्शन करने की स्थिति में नहीं होते, अभी वो आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, बट धीरे धीरे वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि जुवेनाइल स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज क्या है कि यहाँ पे एक ग्रोथ और मेच्योरिटी हो रही होती है लाइफ में, ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे मेच्योरिटी हो रही है, ग्रोथ हो रही है एंड मेच्योरिटी हो रही है। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये सब मेच्योर हो रहे हैं। एंड देन रिप्रोडक्शन फेज आता है जहां पे एक्चुअली हम रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पे धीरे धीरे हमारे अंदर सेनेसेंस, यानी कि यहाँ मेच्योरिटी आ गई, रिप्रोडक्शन किया एंड धीरे धीरे हमारा जो एजिंग है, हमें धीरे धीरे हमें एजिंग होने लगती है। इसके बीच में एक एजिंग प्रोसेस आता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सेनेसेंस एंड डेथ। ठीक है, ये कुछ हमारे स्टेजेस हैं, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, जुवेनाइल एक मेच्योरिटी स्टेज आएगी, धीरे धीरे हमारी एजिंग होगी, सेनेसेंस हम डेथ की तरफ जो है बढ़ते प्रोसीड करने लगेंगे और धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जुवेनाइल स्टेज से उस डेथ तक के स्टेज के बीच में जो एक स्टेज आता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इस रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, तो अब अगर हम, तो अभी हमारा जो मेल एंड द फीमेल गैमेट वो भी मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन करने के पहले का जो स्टेज है उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। जो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का हमारा स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद के स्टेज को कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में भी एक चीज समझ लेते हैं। प्लांट्स में हम देखते हैं कि एक आता है मोनोकार्पिक और एक आता है पॉलीकार्पिक। ठीक है, यहाँ पे पहला है मोनोकार्पिक, ठीक है, और दूसरा है पॉलीकार्पिक। दूसरा है पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो जो मोनोकार्पिक है और जो पॉलीकार्पिक है उसमें एक्चुअली क्या होता है? मोनोकार्पिक में क्या है? मोनोकार्पिक में पहला तो इसमें एनुअल आते हैं। ठीक है, एनुअल वो प्लांट होते हैं जो कि साल में एक बार जो है अपनी फ्लावरिंग करते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार वो सिर्फ एक साल जीते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं बाइनियल। बाइनियल वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, यानी कि साल में 2 बार वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आते हैं तीसरा आपका पेरिनियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिनियल, पेरिनियल होते हैं जो कि 2 साल से ज्यादा और बहुत ज्यादा साल तक। ठीक है, पेरिनियल में मैनी ईयर्स आप लिख सकते हो, मैनी ईयर्स। ठीक है, अब मैं पेरिनियल के आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं। यहाँ पे पेरिनियल देखो, पेरिनियल में जो आपके एनसीईआरटी में दिया है सबसे फेमस एग्जाम्पल एक है बैम्बू। बैम्बू, ये बैम्बू जो है ये 40 साल में, या फिर कभी कभार लिखा रहता है कई कई जगह 100 साल भी। ठीक है, तो आप अप्रोक्स मान सकते हो कि 50 से 100 ईयर्स में, 50 से 100 ईयर्स में एक बार ये फ्लावरिंग करता है एंड देन इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक बार फ्लावर करेगा और डेथ हो जाएगी। यानी कि जो 50 से 100 साल, मान लीजिए वो उसका 90 ईयर्स का है। ठीक है, 90 ईयर पे उसने फ्लावरिंग की, तो उसका जो लाइफ स्पैन हुआ वो 0 से ये जो 90 ईयर्स तक का उसका जो फ्लावरिंग किया ये उसका लाइफ स्पैन है, एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बैम्बू इतना लेट फ्लावरिंग करता है। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबिलेंथस। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना।
इसको आप नीला कुरंजी भी कहते हो, ठीक है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है वो 12 साल में एक बार ग्रो करता है, 12 साल में एक बार। और ये कहाँ ग्रो करता है? ये हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ पे ग्रो करता है, 12 साल में एक बार ग्रो करता है। और अभी ये 2018 में, इससे पहले 2018 में ये फ्लावरिंग इसकी हो चुकी है। अब इसके बाद 2030 में इसकी फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो ये इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, ब्लू पर्पलिश कलर के फ्लावर होते हैं। और वो फ्लावर्स इतने ज्यादा क्योंकि ये पूरे हिल्स में फैले होते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, तो पूरा पूरा पहाड़, पूरी हिल्स जो है वो ब्लू कलर के दिखने लगती है, ठीक है। तो उसको आप नीला पहाड़ या नीला कुरंजी इस तरीके से भी कहते हैं। कब होता है ये? सितंबर से अक्टूबर के बीच में सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी फ्लावरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीकार्पिक है, पॉलीकार्पिक में क्या होता है? पॉलीकार्पिक में आपका मान लीजिए एक कोई प्लांट है, ठीक है। उस प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हुई, उसके बाद दोबारा से फ्लावरिंग हुई, और फिर तीसरी बार फिर से फ्लावरिंग हुई, और फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यानी कि एक फ्लावरिंग के बाद जो दूसरी फ्लावरिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस स्टेज को, यानी कि चाहे इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंटर फ्लावरिंग, या फिर इसको आप रिकवरी फेज भी कहते हो, इंटर फ्लावरिंग या रिकवरी फेज भी कहते हो, ठीक है। तो ये पॉलीकार्पिक में क्या होता है? इसमें कई बार फ्लावरिंग होती है, यानी कि वो अपने जीवन में कई बार फ्लावरिंग करे। मोनोकार्पिक में क्या है? वो एक बार ही फ्लावरिंग करे, चाहे वो पेरिनियल है, चाहे वो बाइनियल है, चाहे वो एनुअल है। एनुअल है तो एक बार फ्लावरिंग किया, डेथ हो गई। बाइनियल है तो 2 बार फ्लावरिंग किया, डेथ हो गई। पेरिनियल है तो कई सालों में एक बार फ्लावरिंग किया और उसके बाद डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है मोनोकार्पिक में। पॉलीकार्पिक में कई बार फ्लावरिंग होती है। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का में है। उसके बाद आपके आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्जाम्पल देखें तो आपके आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो वाटर में है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होगा? फिशेस जो है वो भी अपने एक्सटर्नली, मतलब अपना ओवा जो है वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे, और जो आपके मेल जो है वो भी अपने स्पर्म को वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे। और जब दोनों जो है पास आएंगे एंड देन उनका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस होता था मेल गैमीट का, बहुत लॉस होता था। और तो इसके वजह से इसको कंपेंसेट करने के लिए बहुत ज्यादा नंबर में, थाउजेंड्स ऑफ नंबर में जो मेल है वो अपने स्पर्म को रिलीज करने लगे, ताकि ज्यादा फर्टिलाइजेशन के जो केसेस है वो ज्यादा हो पाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? बाहर बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? इसमें एग्जाम्पल आ गए आपके ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ठीक। अब जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन है और जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन में आपके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टेप्स है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। गैमीट का ट्रांसफर होगा, तो पहले तो गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बन रहा है या फीमेल गैमीट बन रहा है, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमीट बन तो गए, लेकिन गैमीट का ट्रांसफर, अब मैंने कहा कि यहाँ फर्टिलाइजेशन मान लीजिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो गैमीट को हमें ट्रांसफर भी तो कराना पड़ेगा। मेल गैमीट अपने मेल में बन रहा है, फीमेल गैमीट फीमेल में बन रही है, तो जो आपका मेल गैमीट है उसको फीमेल गैमीट के पास लेके जाना होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर। तो कैसे करते हैं गैमीट का ट्रांसफर? जैसे कि हम ह्यूमंस में हम देखिए पीनस के थ्रू ट्रांसफर होता है इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो अपने ह्यूमंस में आप पढ़ोगे आगे। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट का जब सिनगैमी हो गया, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप बनता है इसको हम कहते हैं जाइगोट, सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल, ये सिंगल सेल होता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो,
जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद होता है मॉर्फोजेनेसिस। इसके बाद होता है मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि अब जो है वो उसमें चेंजमेंट होता जा रहा है, ठीक है। अब उसमें चेंजमेंट होगा, वो क्या आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, कौन सी सेल क्या बनेगी, ये है मॉर्फोजेनेसिस। यानी किस तरीके से उसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या फिर मीजोडर्म है, कैसे बनेंगे, कैसे लेयरिंग होगी, सारी चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, अब हमारा आता है सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कहा गैमेटोजेनेसिस, पहले तो गैमेटोजेनेसिस बनेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है, वो मेल में जो है, मेल में टेस्टिस होगा, और जो फीमेल है उसमें ओवा होगा, ठीक है, या ओवरीज होंगे, इस तरीके से आप कह लो, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको हम मियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका मेल है, ठीक है, मेल इंडिविजुअल है वो डिप्लॉयड होता है, इसी तरीके से जो फीमेल इंडिविजुअल है वो भी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो जो वो टेस्टिस यानी कि जो बेसिकली वो स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो स्पर्म बन रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ओवा बन रहा होता है। तो ये जो स्पर्म बनता है, स्पर्म तो होता है एन यानी कि हैप्लॉइड, इसी तरीके से जो ओवा है वो भी होता है एन हैप्लॉइड, ठीक है। तो 2n से n का सफर और 2n से यहाँ पे n का सफर, यहाँ पे होता है रिडक्शन डिविजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस चलती है, तो जब मेल में मियोसिस चल रही होती है और वो स्पर्म बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो आपका फीमेल में जब इस तरीके से मियोसिस होती है, जब वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं oogenesis, ठीक है। दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यही आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस देखिए कि अगर हम एक गैमेटोजेनेसिस को दो में हम लोग देखें, पहले तो हम लोग एक्वेटिक मोड में देखते हैं कि एक्वेटिक मोड में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो पहली बार जैसे आप फिशेज, आप जानते हो कि फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, ये एक्वेटिक मोड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल बन गया, यहाँ पे फीमेल बन गया, तो मोड क्या है, किस मोड से वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि किस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमीट का सिनगैमी होता है। तो यहाँ पे वाटर करंट की हेल्प से होता है, ठीक है, वाटर करंट की हेल्प से होता है, ठीक है। अब जो लैंड एनिमल्स है, लैंड एनिमल्स में तो वाटर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मतलब मेल में भी मोटिलिटी हो या फीमेल में मोटिलिटी हो, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर करंट है, दोनों का सिनगैमी वो करा देगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सिनगैमी इनकी हो जाएगी, ठीक है, सिनगैमी इनकी हो जाएगी। सिनगैमी का फर्टिलाइजेशन भी कहते हो। जो लैंड एनिमल्स में, इसमें ऐसा कोई करंट, इसमें ऐसा कोई मीडियम तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल है उसको मोटाइल होना होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होती है। नॉर्मली यही होता है कि फीमेल जो है कॉमनली नॉन मोटाइल होती है और जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन एक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अपनी मोटिलिटी को शो कर पाए, ठीक है। इसको हम लोग, जब ये अपनी मोटिलिटी को शो करे किसी और के जरिए, किसी और चीज के जरिए, और वो पहुंचे फीमेल वाले हिस्से की तरफ, तो इसको हम कहते हैं गैमीट का ट्रांसफर। यानी कि अगर किसी मीडियम से मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। ये इसका दूसरा टाइप है, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफर में क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन मेल में होता है पेनिस, ठीक है। तो पेनिस में स्पर्म, यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ पे स्पर्म बनता है, और स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और वहां पे जो आपका मेल स्पर्म है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू फीमेल, और उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो मेल है वो अपनी मोटिलिटी शो करता है एंड मूव टुवर्ड्स वो फीमेल के ओवा की तरफ, और वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इन द फैलोपियन ट्यूब।
अब यहाँ पे जो ये गैमीट ट्रांसफर, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस हो गया या फिर गैमीट ट्रांसफर हो गया। गैमेटोजेनेसिस में एक चीज और होती है, गैमेटोजेनेसिस। अब मैंने कहा कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में एक तो मेल गैमीट है, ठीक है, और दूसरा है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये दो गैमीट बनते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर दिखते हैं। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखे, मॉर्फोलॉजिकली जब दोनों सिमिलर दिखे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमीट। क्या कहते हैं? आइसोगैमीट, ठीक है, आइसोगैमीट कहते हैं। और जब मेल एंड फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखे, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखे, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक या हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट, ये आपका होमोगैमीट है और ये आपका हेट्रोगैमीट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गई, ये तो आपका लोअर ऑर्गेनिज्म में ये जो चीज होती है आइसोगैमीट जैसी, ये आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में एक चीज और होती है, अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, चलिए, क्योंकि यहाँ प्लांट्स भी लेके आएंगे, तो हायर ऑर्गेनिजम्स में आपके कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ऐसा होता है जैसे आप पपाया कोई देख लो, ठीक है, पपाया हो गया या डेट पाम हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है, यानी मेल प्लांट पे मेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट पे फीमेल प्लांट होगा, फ्लावर होगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल हुआ, तो यूनिसेक्सुअल जब एक प्लांट जो है वो मेल फ्लावर को लेके सॉरी एक प्लांट जो है फीमेल प्लांट फ्लावर को लेके है और एक प्लांट जो है वो मेल प्लांट को लेके, तो जो फीमेल वाला है इसको हम कहेंगे पिस्टिलेट, इसको हम कहेंगे पिस्टिलेट, ठीक है, और जो मेल वाला है उसको हम कहेंगे स्टेमिनेट, स्टेमिनेट। और क्योंकि वो अलग अलग प्लांट में है तो इसलिए इन दोनों को मिलके हम नाम देंगे डायोशियस। क्या नाम देंगे? डायोशियस, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग प्लांट में है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों ही मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में ही है, ठीक है, और बल्कि सेम फ्लावर में है, ठीक है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल जो आपका प्लांट होता है जिसमें सेम में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस ही हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हिबिस्कस, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए, आपका हिबिस्कस, इसमें दोनों ही होता है, ठीक है। जो आपका ये डायोशियस हो गया, ठीक है, डायोशियस है, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका पपाया है, पपाया, या फिर डेट पाम, डेट पाम, ठीक है। उस तरीके से अगर ये मोनोशियस हुआ, ठीक है, अगर ये मोनोशियस हुआ यानी कि एक ही में है अगर दोनों, ठीक है, एक ही में है, अगर मान लीजिए कि डायोशियस, डायोशियस में क्या होता है कि जो फीमेल है और जो मेल है वो दोनों अलग अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। अगर अलग अलग प्लांट में आपका ये मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, इस तरीके से है, तो आपका एग्जांपल हो गया पपाया और डेट पाम, इसको हम डायोशियस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो प्लांट सेम है, मान लीजिए ये प्लांट सेम है, इसी में एक जगह पे फीमेल फ्लावर है और एक जगह पे मेल फ्लावर है, सेम प्लांट है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका मेज, कोकोनट एंड कैस्टर, MCC एंड कैस्टर, ठीक है, ये आपका मोनोशियस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फर्टिलाइजेशन डन, प्री फर्टिलाइजेशन डन, अब हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन में। सेकंड जो आपका है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाए,
ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम कहते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन भी आप इसको नाम दे सकते हो, आप इसको सिनगैमी भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ गैमीट जो है वो बहुत कम बनेगा, सेफर प्लेस है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मान लीजिए इंटरनल है, ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरनल है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एक हो गया एक्सटर्नल, अगर कुछ इस तरीके से, तो इंटरनल है अगर, तो इंटरनल में आपका क्या होगा, डिक्रीज नंबर ऑफ गैमीट फॉर्म्ड, ठीक है, गैमीट जो है वो कम बनेंगे। एक्सटर्नल में ऑब्वियसली गैमीट जो है वो ज्यादा बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर है तो इसको सेफर प्लेस मिलेगा, ठीक है, जाइगोट को एक बहुत बेस्ट प्लेस मिल रहा है, ठीक है। जाइगोट यहाँ पे सेफ नहीं है, ठीक है, जाइगोट नॉट सेफ, जाइगोट यहाँ सेफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर है तो इसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर यहाँ पे न्यूट्रिशन भी इसको जो है वो कम मिलेगा या फिर लेस मिलेगा या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये आपका होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुए, ठीक है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग, देखो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग develops into new organism, develops into new organism। अगर नए ऑर्गेनिज्म में जो अनफर्टिलाइज्ड एग नए ऑर्गेनिज्म बन गया है तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, और एक होता है कंप्लीट। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस इनकम्प्लीट जिसमें कि यानी कि उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी चल रहा है लेकिन कुछ में इन पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप हनी बी देखते हो, ठीक है, हनी बी में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो चलता है लेकिन आप इसका एक एग्जांपल ले लो, हनी बी का ड्रोन जो मेल होता है, ये पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, ठीक है। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो होता है उसमें आपका क्या होता है, इसमें पूरी तरीके से इसमें यहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ये डिपेंडेंट नहीं रहते, यहाँ पे कोई मेल्स भी नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे कोई मेल नहीं है तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसको सिर्फ एक ही ऑब्लिगेटरी होता है, ये ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस होता है, इसको आप ये भी नाम दे सकते हो, ऑब्लिगेटरी होता है, ठीक है। कोई और इसके पास स्टेप नहीं है कि वो कुछ और कर पाए, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस चल रही होती है। तो अगर पार्थेनोजेनेसिस में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, मान लीजिए ये कोई अनफर्टिलाइज्ड एग है, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग मेल बन जाता है, ठीक है, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग मेल बन जाता है तो इसको हम कहते हैं आर्हिनोटोकी, जैसे कि आपका है ड्रोन, ठीक है। अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल बन जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं थैलीटॉकी। क्या कहते हैं, थैलीटॉकी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेसर्टा, लेसर्टा क्या है भाई, इट्स अ लिजर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग के पास कैपेबिलिटी है कि वो मेल भी बना दे, फीमेल भी बना दे और मेल भी बना दे, जैसे ये है, मेल भी बना फीमेल भी बन सकता है और मेल भी बन सकता है, अगर दोनों ही बन सकते हैं तो एम्फीटॉकी, ठीक है, तो एम्फीटॉकी कहते हैं। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एफिड्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एफिड्स। अब यहाँ पे आपका जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ। अब आता है
पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, देखिए मेल गैमीट बन गया, ठीक है, फीमेल गैमीट बन गया। तो जब मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, तो इसको हम लोग कह रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। पहले तो हुआ गैमेटोजेनेसिस जो कि आपका प्री फर्टिलाइजेशन में हो गया, ठीक है। फिर ये गैमेटोजेनेसिस का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यानी कि मेल का ट्रांसफर हुआ इनटू द फीमेल। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है इसको हम लोग कहते हैं गैमीट का ट्रांसफर, ठीक है। ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा। इसके बाद जो स्टेप है ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। इसके बाद जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सिनगैमी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के अंदर गया तो उसने फर्टिलाइज किया, एग को फर्टिलाइज किया, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी। अब जब सिनगैमी होती है, जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है वो बन जाता है जाइगोट। जाइगोट क्या है, ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल सेल्ड है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये होगा ये होगा 2n। 2n क्यों, क्योंकि आपका जो मेल है वो भी n है, जो फीमेल है वो भी n है, तो दोनों मिल के क्या बन गया 2n। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है लेकिन सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। ये वाइटल लिंक होता है 2 जनरेशन में, ठीक है, जाइगोट जो है वाइटल लिंक है 2 जनरेशन में। आपका ये जो फर्टिलाइजेशन है और आपका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, दोनों के बीच का लिंक होता है जाइगोट, ठीक है। हमेशा जाइगोट डिप्लॉइड ही होगा और हमेशा जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। एक सेल से आपके इतने सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद का जो स्टेप है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन लगातार, एक सेल जो है 2 में, 2 जो है 4 में, 4 जो है 8 में, मोरिला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इस तरीके से वो बनते चले जाते हैं। तो सेल डिवीजन तो इंक्रीज होता चला जाता है, और उसके साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका मोरिला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज ये सब बन गया, तो अब वो सिर्फ सेल थोड़ी बनानी है, अब सेल के बाद और टिश्यूज बनाने हैं, ऑर्गन्स भी बनाने हैं। तो कौन सी सेल क्या चीजें बनाएगी, वो एक्टोडर्म बनाएगी, वो मीजोडर्म बनाएगी, या वो एंडोडर्म बनाएगी, क्या बनाएगा। अब मीजोडर्म है, मान लीजिए मीजोडर्म अगर बनती है तो वो बोन्स बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, तो वो क्या चीजें बना रही है, सेल का डिफरेंशिएशन किसमें हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो है वो प्रोजेनाइटर है नेक्स्ट जनरेशन का। एम्ब्रियो जो है वो प्रोजेनाइटर है ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनाइटर है। नेक्स्ट जनरेशन में जो आगे बढ़ना है वहां पे आपका ये एम्ब्रियो जो है प्रोसीड करता है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद आपका होता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस अगर हम ह्यूमन में देखें तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या है, आपका एपिबोली, इम्बोली, ठीक है, इस तरीके से आपका जो स्टेजेस होते हैं ये सब आपका मॉर्फोजेनेसिस में होता है। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में जो है वो ओवरी, जो ओवरी है वो ओवरी जो है वो ऊपर का जो स्टेप है, यानी कि ये आपका ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी ये बन जाता है फ्रूट, ये बन जाता है फ्रूट, ठीक है। जो इसका ओव्यूल है, जो ये अंदर का इसका जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है ये बन जाता है सीड। इस तरीके से हमें फ्रूट मिलता है, सीड अंदर है, फ्रूट ऊपर है, ठीक है, ये हमारा सीड है। जो ओवरी की जो वॉल है, ये जो इसकी जो वॉल है, यानी कि ओवरी की वॉल, ये ओवरी की वॉल बनाती है पेरिकार्प, पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल, ठीक है, पेरिकार्प बनाती है। अब देखिए कुछ ऐसे हम नॉर्मली देखते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जब जाइगोट बन जाता है तो ये जो जाइगोट बना है वो कैसे बना है, ठीक है, क्या वो अंडों से बना है, ठीक है, यानी कि वो ओवीपेरस है जो हमारा जाइगोट बन रहा है, ठीक है, वो ओवीपेरस है, क्या वो वीवीपेरस है, या वो ओवोवीवीपेरस है, ठीक है। ये लास्ट हमारा है
ओवोपेरस है कि विविपेरस है कि ओवोविविपेरस है। ओविपेरस वो होता है जिसमें एग्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एग्स बन रही हैं, कैलकेरियस एग्स, वहां पे एक शेल होता है, उस शेल के अंदर जो है एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्स है वो कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल, ठीक है, और एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके बाद जो यंग वन है वो एग से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओविपेरस किसमें होता है, एग्स जिनमें भी बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, या फिर एग लेइंग मैमल्स हो गए, एग लेइंग मैमल्स हो गए, ठीक है। विविपेरस में आपके आ जाते हैं जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं वो सब आपके विविपेरस है, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं, तो एक्सेप्ट आपके इकिडना और ऑर्निथोरिनकस, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी मैमल्स हैं उसमें विविपेरस यानी कि इसमें बच्चे होते हैं, ठीक है। ओवोविविपेरस क्या होता है कि एग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, अंदर ही एग बनता है, अंदर ही वो हैच कर जाता है और फिर यंग वंस रिलीज होता है, यानी कि एग का फॉर्मेशन होता तो है, बॉडी के बाहर अगर एग का फॉर्मेशन है तो ओविपेरस कहेंगे, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है और अंदर ही अंदर हैच कर जा रहा है और वो यंग वंस को रिलीज कर रहा है तो वो आपका ओवोविविपेरस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कॉर्पियंस और कुछ स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है, जो ओवोविविपेरस होता है। तो सीक्वेंस, अभी तक जो आपने सीक्वेंस देखा वो सीक्वेंस क्या देखा आपने कि सबसे पहले तो आपका गैमेटोजेनेसिस बना, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या, यानी कि गैमीट्स बन गए। अब जो गैमीट्स हैं उनका हुआ सिनगैमी, ठीक है, यानी कि वो फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज करने के बाद वो बनाए जाइगोट बनाने के बाद वो बनाते हैं एम्ब्रियो, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये सीक्वेंस है कि गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद सिनगैमी, उसके बाद जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो, ठीक है। तो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे वो MCQ करेंगे ऑन दिस चैप्टर नंबर 1 ऑफ NCERT क्लास 12th। थैंक यू।